Hi everyone. In this class of income tax, I have made efforts to clear the concepts of professional students who are preparing for CA Inter and CS Executive. Efforts have been made to clear your concepts on the first part and then making it more clear by solving the multiple choice questions. There is a misconception that income tax is a very complicated subject. Anything will be complicated if you don't understand it in a don't understand its full part. All efforts are made to make you fundamentally clear. Class will be bilingual, that is, it will be in Hindi and English. So let's begin our first chapter, Introduction of Income Tax. Income Tax Act 1961. The provision of income tax are contained in Income Tax Act 1961, which extends to the whole of India. अक्टूबर 2019 के पहले आर्टिकल 370 और सेक्शन 35A था. तब जब भी ये लिखा जाता था तो लिखा जाता था कि इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. परंतु अक्टूबर 2019 में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया और धारा 35 से और धारा 370 एबॉलिश कर दी गई. तब से अब ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट वाला खत्म हो गया. अभी क्या है? इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. अभी आपके एग्जाम्स में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आएंगे कि इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट सिक्किम, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर एंड सिक्किम. तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनकम टैक्स एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? यहाँ पे आंसर होगा ए, दैट इज द होल ऑफ इंडिया. तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इनकम टैक्स एक्ट जो है वो अब एप्लीकेबल है पूरे भारत देश पे. द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स आर कंटेन्ड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. अभी स्कोप पढ़ेंगे. स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या है? स्कोप का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या चीजें करी जाएंगी. इनकम टैक्स एक्ट का अगर स्कोप की बात है तो वहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी. टैक्सेबल इनकम 5 हेड्स में कैलकुलेट होती है: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इसमें जो टैक्सेबल इनकम है वो निकाली जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी. फिर डिफरेंट रेट्स और स्लैब्स मेंशन्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, जिनको हम उस टैक्सेबल इनकम पे अप्लाई करेंगे और हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी. ये तो किया हमने, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करी हमने, रेट लगाया हमने, अभी फाइल कर दिया आईटीआर. तो कहाँ जाएगा? जाएगा वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास. इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगा? चेक करेगा कि आपने सही से अपनी इनकम डिस्क्लोज करी है, सही रेट लगाया है कि नहीं लगाया है. तो वो उसका असेसमेंट करेगा. या आपने अनविलिंगली कोई भी चीज़ जो है या विलिंगली आपने कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी है तो क्या होगा? वहां पे आपके अगेंस्ट ऑर्डर भी इशू हो सकता है. अगर आपको लगता है कि ऑर्डर जो आपके अगेंस्ट में इशू है वो गलत है तो आप वहां पे अपील कर सकते हैं. और अगर आप गिल्टी पाए गए तो आप पे पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है. हर साल फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट पेश करती हैं. जो फाइनेंस बिल होता है वो बजट का एक अहम पार्ट है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगले साल यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किस किस एरियाज पे क्या क्या फोकस करेगी, कितना बजट देगी, कितना अमाउंट एलोकेट करेगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइंड होती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द फाइनेंस बिल इज अ पार्ट ऑफ द बजट विच इज प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट. अभी जो इनकम टैक्स के रेट्स होंगे वो भी फाइनेंस बिल में ही डिफाइंड होंगे. तो वो कौन से शेड्यूल में होंगे? वो शेड्यूल होगा आपका फर्स्ट शेड्यूल. अब एक ही तरीके के तो रेट्स नहीं अप्लाई कर सकते, अलग अलग तरीके से इनकम टैक्स लिया जाता है, टीडीएस भी कटता है, एडवांस टैक्स भी देते हैं. तो इसलिए फर्स्ट शेड्यूल में 3 पार्ट हैं.
पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में रेट्स ऑफ इनकम टैक्स, जो डिफरेंट डिफरेंट एसएससीज का मतलब होता है पर्सन जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये 7 तरीके के पर्सन्स हैं जो कि डिफाइंड है यहाँ पे, और इनको हम एसएससी बोलते हैं। एसएससी का मतलब वो होता है वो पर्सन जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, जिसको इनकम टैक्स पे करना है, वो है एसएससी। तो पार्ट 1 में रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ वेरियस एसएससीज फॉर द करंट असेसमेंट ईयर वहां पे डिफाइंड है। अगर हमने ऊपर जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि करंट असेसमेंट ईयर, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए इस पे क्या होगा कि पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, पार्ट 1 क्या है, यही कि जो रेट्स हैं वो कहाँ डिफाइंड है। किसका पार्ट 1 था, शेड्यूल 1 का था। तो पार्ट 1 शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज गिवन द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर। अभी हमने पढ़ा करंट असेसमेंट ईयर, तो फाइनेंस एक्ट अगर 2019 है तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, असेसमेंट ईयर हमेशा आगे वाला ईयर हो जाता है, तो कौन सा होगा वो 2019-20। आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे ए 2019-20। अभी पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। पार्ट 2 है रेट फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी इनकम क्रेडिट हुई या इनकम पे हुई तो वहां पे उस सोर्स पे ही हम टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। तो उस पे डिफरेंट रेट्स होंगे, वो रेट्स डिफाइंड होंगे शेड्यूल 1 में। तो कहाँ पे, कौन से पार्ट में, पार्ट 2 में। अब चूंकि आप पेमेंट करते रहेंगे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही वो टीडीएस कटेगा। तो रेट्स फॉर डिडक्शन ऑफ टीडीएस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अब आप देखिए इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज गिवन द रेट्स ऑफ टीडीएस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ए 2018-19, बी 19-20, 2021, नन ऑफ द अबव। अभी ऊपर हमने पढ़ा करंट फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंस एक्ट कौन सा है 2019 है, तो करंट फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे क्या होगा 19-20। तो आपका आंसर क्या हुआ बी पार्ट, दैट इज द 2019-20। अभी पार्ट 3 पे आ गए। पार्ट 3 क्या कहता है, रेट्स फॉर कैलकुलेटिंग इनकम टैक्स फ्रॉम द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। द सेम रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स टू बी पेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। सैलरीज 12 महीना सैलरी आएगा, अंत में जाके टैक्स काटेंगे तो हो सकता है पूरी सैलरी चली जाए या टैक्स की लायबिलिटी और ज़्यादा हो और वो सैलरी भी कम पड़ जाए, तो क्या करेंगे। तो उस पर अलग अलग उस पर जो रेट्स हैं वो डिफाइंड हैं सेक्शन 192 में। और एडवांस टैक्स आप हर क्वार्टर एक एडवांस टैक्स भी देते हैं, तो उसका रेट कहाँ डिफाइंड होगा, पार्ट 3 में डिफाइंड होगा। और ये कब होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर होगा, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में ही ये सारी एक्टिविटी हो रही होंगी, तो इसलिए करंट फाइनेंशियल ईयर के रेट्स माने जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होगा, पार्ट 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2019 हैज गिवन द रेट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड टैक्स टू बी डिडक्टेड इन केस ऑफ सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर। तो हो जाएगा वो कौन सा आंसर 2021। फाइनेंस बिल is approved by both the House of Parliament and receives the assent of President, it becomes the Finance Act। जब फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस बिल प्रेजेंट करती हैं तो वो लोकसभा में प्रेजेंट करती हैं, फिर वो राज्यसभा में जाता है। जब वो दोनों जगह से पास हो जाता है तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके असेंट के लिए, उनके अप्रूवल के लिए जाता है। जब वो उसको अप्रूव कर देते हैं, उस पर फाइनेंस बिल पे साइन कर देते हैं, तो फाइनेंस बिल क्या बन जाता है, फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इज पास्ड बाय। अब आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए कि फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय लोकसभा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड गिवन द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड गिवन द असेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वो जब दोनों ही हाउसेस में पास हो जाए और जब उस पर असेंट किसकी मिले, प्रेसिडेंट की, तभी वो फाइनेंस बिल एक फाइनेंस एक्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर है
B. Both the House of Parliament and given the assent of President. The total income of the SSC is taxable at the following two rates. जो SSC ने इनकम जनरेट करी है वो दो रेट से टैक्सेबल होती है. एक होता है नॉर्मल रेट, एक होता है स्पेशल रेट. नॉर्मल रेट वो रेट होता है जो फाइनेंस एक्ट में डिफाइंड होता है. वो हर साल जब फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया जाता है उसमें वो रेट डिफाइंड होते हैं. डिफरेंट स्लैब्स होते हैं और अकॉर्डिंगली रेट्स होते हैं. स्पेशल रेट्स वो रेट होते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड है. जैसे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% से लगेगा या 20% से लगेगा, वो वहाँ पे डिफाइंड है. तो इस तरीके से जो इनकम एसएससी की वो टैक्सेबल है दो रेट से, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट्स. नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस. नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? नोटिफिकेशन इशू करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और सीबीडीटी, इनमें से कोई भी कर सकता है और वो सब पे बाइंडिंग है. अथॉरिटीज़ पे भी बाइंडिंग और एसएससी पे भी बाइंडिंग है क्योंकि वही उसी के अनुसार काम करना है. सर्कुलर और क्लैरिफिकेशंस क्या होते हैं कि एक तरीके की कम्युनिकेशन है कि जो नोटिफिकेशन आया ना तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है. एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी अथॉरिटी के ऊपर होती है. अथॉरिटी कौन है यहाँ पे? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. तो सर्कुलर, क्लैरिफिकेशन ये सारी चीजें इशू करेगा सीबीडीटी. अब ये तो डिपार्टमेंटल बात है, अथॉरिटीज आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं तो एसएससी का कोई लेना देना नहीं है. तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ये एप्लीकेबल होगा इनकम टैक्स अथॉरिटी पे. तो हमने क्या पढ़ा? जो नोटिफिकेशंस हैं वो किस पे एप्लीकेबल हैं? वो एप्लीकेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट पे. सॉरी, गलत मैं बोला. नोटिफिकेशन जो है वो इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सीबीडीटी, वो बाइंडिंग होता है सबके ऊपर. और सर्कुलर और क्लैरिफिकेशन जो होते हैं वो इशू करता है सीबीडीटी, जो कि एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स अथॉरिटी पे, एसएससी का कोई लेना देना नहीं. तो इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप देख लें. सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी आर बाइंडिंग ऑन एसएससी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, एनी अथॉरिटी अदर देन कोर्ट, ऑल ऑफ द अबव. अभी मैंने आपको बताया सर्कुलर है ये. सर्कुलर कौन इशू करता है? सीबीडीटी. सीबीडीटी ये सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर एक तरीके का कम्युनिकेशन है जो अथॉरिटीज के लिए होता है कि वो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे नोटिफिकेशन को. तो क्या उसका कोई लेना देना है एसएससी का? नहीं. तो किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये? इनकम टैक्स अथॉरिटीज पे ही एप्लीकेबल है. तो इसका आंसर है बी, इनकम टैक्स अथॉरिटीज. अभी पर्सन्स की बारी आई. इनकम टैक्स में पर्सन डिफाइंड है. इनकम टैक्स में 7 तरीके के पर्सन होते हैं. इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन, ह्यूमन बीइंग. एचयूएफ आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें एक कर्ता होता है, बाकी सब मेंबर होते हैं. फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी. एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु ज्वाइन फॉर कॉमन पर्पस विद अ व्यू टू अर्न एन इनकम. यहाँ पे जो शब्द है वो है पर्सन. पर्सन क्या है? यही 7 पर्सन जो यहाँ पे डिफाइंड है. अब इंडिविजुअल भी साथ में आ जाएं, एचयूएफ भी साथ में आ जाएं, दो पर्सन साथ में आ जाएं, 2 से अधिक पर्सन साथ में आ जाएं और आके कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे इनकम अर्न होगी और आपस में बटेगी, तो वो होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही साथ में आते हैं किसी एक एक्टिविटी के लिए, उसको पूरा करते हैं और इनकम जनरेट करते हैं. तो वो होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. एओपी और बीओआई में यही अंतर है कि वहाँ पे इंडिविजुअल के साथ साथ और लोग भी आ सकते हैं क्योंकि वहाँ पर्सन लिखा हुआ है. बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही आ सकते हैं. लोकल अथॉरिटी होते हैं पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड. आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ, जैसे कि कंपनी. इस तरीके से 7 पर्सन हैं: इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. अब इस पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए. एओपी शुड कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको बताया ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. ए पार्ट में उन्होंने लिखा इंडिविजुअल्स ओनली. बी पार्ट में उन्होंने लिखा पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स ओनली. सी में बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो मैंने बोला 2 या 2 से अधिक, चाहे इंडिविजुअल आ जाए वो भी पर्सन होता है. पर्सन इंडिविजुअल के अलावा जो और लोग भी डिफाइंड है वो भी साथ में आ जाएं तो वो भी पर्सन है.
तो इसका आंसर क्या होगा? सी, बोथ दी अबव। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे इंडिविजुअल है, पर्सन नहीं, इंडिविजुअल, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ए में लिखा है इंडिविजुअल्स ओनली, बी में लिखा है पर्सन अदर देन इंडिविजुअल्स ओनली, सी में लिखा है बोथ दी अबव, डी में लिखा है नन ऑफ दी अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इंडिविजुअल्स ओनली। अभी आईटीआर फाइल करते हैं तो पता चलता है कि भैया असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, आधे लोग तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्रीवियस ईयर क्या असेसमेंट ईयर। सिंपल सी चीज याद रखनी है, असेसमेंट ईयर यानी कि जिसमें असेसमेंट होगा। असेसमेंट तभी होता है जब कोई चीज कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ इनकम टैक्स में जो एक्टिविटी कंप्लीट होगी वो है इनकम जनरेशन एक्टिविटी, जो पूरे साल चलती है, वो कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसका असेसमेंट होगा कि भैया जो इनकम आया था वो उसमें कितना टैक्सेबल था, आपने कितना टैक्स कैलकुलेट किया है, क्या सब कुछ सही है। उसका असेसमेंट कब होगा? जब वो साल बीत जाएगा, उसके अगले साल में होगा। तो असेसमेंट ईयर हमेशा प्रीवियस ईयर के अगले वाला साल जो होता है वो असेसमेंट ईयर होता है। तो टैक्स इज लेवीड एट द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रीवियस ईयर हमेशा असेसमेंट ईयर के पहले वाला ईयर होता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर 19-20 प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? उसके अगले साल। अगला साल कौन सा होगा? 2020 और 21। अभी हमने पढ़ा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। अब अगर बीच में ड्यूरिंग द ईयर आपने एक बिजनेस सेटअप किया या कोई नई सोर्स ऑफ इनकम आई, तो वहां पे हम फाइनेंशियल ईयर कैसे लेंगे? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ध्यान देना है डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस। हमें कमेंसमेंट से मतलब नहीं, किस दिन आपने बिजनेस सेटअप किया, हमें वो डेट इंपॉर्टेंट है, या जिस दिन न्यू सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास आई, हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए कि एग्जाम्पल कि मनोज स्टार्टेड इज बिजनेस ऑन 1 फरवरी 2020 अ सर्टेन प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 1 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2020। अब इस पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। अ न्यू बिजनेस वाज सेटअप ऑन 15 अक्टूबर 2019 एंड इट कमेंस्ड बिजनेस फ्रॉम 1/12/2019। द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इन दिस केस शैल बी, तो हमने अभी आपको बोला कि सेटअप ही इंपॉर्टेंट है। सेटअप यानी सेटअप कब हुआ? 15 अक्टूबर 2019। तो बाकी सारा सब कुछ छोड़िए, ए पॉइंट देखिए, 15 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, 15 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020। अभी केसेस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेस्ड इन द सेम ईयर, अभी तक तो हम लोग आगे आगे बढ़ रहे थे कि भैया असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर की जो इनकम होगी वो असेसमेंट ईयर यानी अगले साल उसकी असेसमेंट किया जाएगा। परंतु कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट हो जाएगा, यानी कि असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों एक ही होंगे। ऐसे 5 केसेस हैं इनकम टैक्स में डिफाइंड है। एक है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट यानी कि बाहर का व्यक्ति, देश के बाहर का व्यक्ति, वो अपनी जहाज लेके आता है, पैसेंजर, लाइव स्टॉक, गुड्स सब कुछ इंडिया से लेके जाता है। तो अगर वो यहाँ से जाएगा और चला जाएगा तो हम उसकी इनकम कैसे असेस करेंगे? तो वो इससे पहले इंडिया से चला जाए, हम उसकी इनकम पे टैक्स लगा देंगे। तो यहाँ पे इनकम क्या हुआ? फेयर, फ्रेट, चार्जेस एक्सेट्रा, इन सब पे 7.5% के दर से 7.5% फेयर, फ्रेट और चार्ज पे हम लगा देंगे और उतना हम इनकम टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। तो रेट क्या है? 7.5%। असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, अब कोई व्यक्ति है वो इंडिया छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है, अभी वो प्रीवियस ईयर में चला जाएगा, जब चला जाएगा हमेशा के लिए इंडिया वापस आएगा ही नहीं, उसका कोई इंटेंशन नहीं है लौटने का, तो टैक्स कहाँ से कब कलेक्ट करेंगे आप? तो वो व्यक्ति इससे पहले इंडिया छोड़ दे, हम उससे टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। असेसमेंट ऑफ एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्मिंग फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ पर्पस, अगर कोई एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए फॉर्म की गई, वो पर्टिकुलर पर्पस रीच आउट हो गया, खत्म हो गया, इनकम बढ़ गई, फिर वो डिसॉल्व कर दिया गया उसको पूरा एसोसिएशन, फिर क्या करेंगे? इनकम कैसे लेंगे? तो इनकम टैक्स उसी ईयर में कलेक्ट हो जाएगा।
असेसमेंट ऑफ पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी और वाइट टैक्स। अब कोई अपनी प्रॉपर्टी डिसॉल्व कर देगा या डिस्पोज कर देगा या सेल करेगा या ट्रांसफ़र करेगा किसी को। अब वो कह देगा कि भाई हमने तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो हम कहाँ से इनकम टैक्स दें। तो भैया ऐसा नहीं होगा, सेम प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। फिर डिसकंटिन्यूड बिजनेस, मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया और मैं बंद करके चला गया। तो भैया बिजनेस अगर बंद करते हो तो बंद अगर हमेशा के लिए परमानेंट बंद हो रहा तो टैक्स दे दो, उसके बाद कहीं चले जाओ। तो 5 लोग हो गए। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट, असेसमेंट ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया, assessment of AOPBY artificial judicial person formed for a particular event or purpose, assessment of person likely to transfer property to avoid tax and discontinued business। अब इस पे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखिए। अ पर्सन लीव्स इंडिया परमानेंटली ऑन 15 नवंबर 2019। The assessment year for income tax earned till 15/11/2019 in this case shall be। ओके, पर्सन कब जा रहा है और क्यों जा रहा है, क्या वो लौट के आएगा, नहीं आएगा, परमानेंटली शब्द लिखा हुआ है, यानी कि वो देश छोड़ के हमेशा के लिए जा रहा है। और अभी मैंने पढ़ा अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ रहा है और हमेशा के लिए छोड़ रहा है विदाउट एनी इंटेंशन टू रिटर्न टू इंडिया, तो हम उसका प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट कर देंगे, प्रीवियस ईयर ही असेसमेंट ईयर मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। तो कब छोड़ा इसने, 15/11/2019, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या होगा और असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2019-20। तो आंसर हो गया बी। इसी के साथ आज का तो हम लोग यहीं पे क्लास वाइंड अप कर रहे हैं। बाकी इसके बाद जो स्लैब्स होंगे जो इनकम टैक्स के और आगे के चैप्टर्स, वो मैं सेकेंड वीडियो में आपके लिए ले आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और उनके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।